जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एसएससी जीडी का जो भर्ती है उसमें से मैथ का जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट का जो 9वां सेट है वो 9th सेट कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो सवाल है आपके पास वो है, दूध और पानी के 30 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। इस अनुपात को 3:7 बनाने के लिए मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो 7:3 है। हमको पता नहीं कितना है, तो रेशियो को जब भी रेशियो दिया रहे तो एक्स मान करके चलेंगे, है ना। अब यहाँ पे 7x और 3x, ये मेरा हो गया मिल्क और ये मेरा हो गया वाटर। जब दोनों को मिला देते हैं तो 7 और 3 10x हो जाता है, लेकिन 10x, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है दूध और पानी का मिश्रण कितना है, 30 है। तो यहाँ पे x का वैल्यू पता कर लेंगे। तो यहाँ पे 10 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 10 को जब 30 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि मिल्क और वाटर रियल में है कितना। तो 3 को जब गुना करेंगे 7 पे, तो 7 तिया 21 हो गया ये मेरा मिल्क, और 3 तिया 9 ये मेरा हो गया वाटर। 21 मिल्क है और 9 क्या है, वाटर है। अब आगे सवाल से पूछा गया कि अनुपात को 3:7 बनाने के लिए मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा ज्ञात करें। जैसे मान लीजिए कि 21 तो मेरा दूध है और 9 कितना है, पानी है। आपको मिलाने के लिए क्या बोला है, पानी, तो पानी मिलाएंगे। पता नहीं कितना पानी मिलाएंगे तो x मान लेते हैं। मिलाने के बाद आपका जो रेशियो है वो 3:7 हो जाना चाहिए। बस इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा, और x का वैल्यू ही मेरा क्या है, जो पानी एक्स्ट्रा हम मिला रहे हैं। तो 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई आप सभी को पता है। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 147। और इधर 9x को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 9 तिया 27 प्लस 3 को x से करेंगे तो 3x। अब यह नंबर को एक साइड करेंगे, 27 इधर आएंगे तो सीधा 27 यहाँ पे प्लस है, इधर लाएंगे बराबर का ये साइड तो माइनस हो जाएगा। तो 147 में माइनस कर देंगे 27, 7 में 7 गया 0, 4 में से 2 गया तो 2, और 1 का 1, इधर क्या बचा 3x। हमको सिर्फ x का वैल्यू चाहिए, तो 3 को यहाँ से हटाएंगे, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 120 को डिवाइड कर देंगे 3 से, तो 3 चौका 12, मतलब x का वैल्यू क्या आ गया 40। और हमको x का वैल्यू तो पता करना था, ये क्या है, पानी की मात्रा। तो अब जो मिश्रण में हमको पानी कितना मिलाना पड़ेगा, 40 लीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला सवाल है, प्रति ट्रक सेब के औसत 300 टोकरी ले जाने वाले 3 ट्रक को एक बाजार में भेजा गया, जिसमें प्रत्येक टोकरी का औसत वजन 40 सेब था। यदि सभी सेब 65 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य पर 52,000 रुपए में बेचा गया, तो कितने सेब का भार 4 किलोग्राम होगा। तो सबसे पहले देखिए, टोटल यहाँ पे 30 किलो औसत है प्रत्येक ट्रक का, और टोटल ट्रक है कितना, 3 ट्रक है। तो क्या करेंगे, पहले देख लेते हैं कि औसत टोटल है कितना। तो 30 को क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 90, और 57 टोटल मिलाकर के जो तीनों ट्रक में सेब है उतना हो गया। अब क्या कह रहा है, आगे सवाल में बोला गया है कि प्रत्येक टोकरी में, ये तो 90 सब मिलाकर के 90 टोकरी हो गया, प्रत्येक टोकरी का औसत वजन कितना है 40 है। तो औसत को नंबर में बदलने के लिए क्या करेंगे, जो मेरा टोकरी है उसको जो औसत वजन से उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 चौक 36। तो ये मेरा सेब निकल गया। यदि सभी सेब 65 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य पर 5200 रुपए में बेच दिया गया, तो यहाँ पे देखते कि अगर 65 रुपए किलो की दर से अगर 52 रुपए में बेच दिया तो है कितना, टोटल किलो है कितना। तो क्या करेंगे, टोटल रुपया को प्रति रुपया से डिवाइड कर देंगे तो टोटल किलो निकल जाएगा। तो 13 पचे 65, 13 चौक 52, ये हो गया यहाँ पे 4000, और 5 8 40, मतलब 8, और ये 2 0, 800, मतलब टोटल 800 किलो है। अब यहाँ पे बोल रहा है, देखिए टोटल तो यहाँ पे बोल रहा है 36, लेकिन यहाँ पे है कितना 8। हमको पूछा क्या, कितना 4 किलोग्राम होगा, कितना सेब 4 किलोग्राम होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3600 को डिवाइड कर देंगे 800 से, तो 8, 0 से 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 नवा 36, 9/2। अब यहाँ पे देखिए, ये 4 किलोग्राम, कितने सेब का भार 4 किलोग्राम होगा। तो क्या करेंगे, इतना ही सेब है जिसका भार क्या हुआ 4 किलोग्राम, तो 4 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ये 2 से 2 बार में, और 9 को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो 18 किलोग्राम सेब है जो 4 किलो भार वाले होंगे। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, 2 अलार्म घड़ियां 50 सेकेंड तथा 48 सेकेंड समान अंतराल पर अलार्म बजती है। यदि अपहरण
अपहरण मतलब कहने का मतलब नून है ना, जो नून इवनिंग है उसमें बजती है 12 बजे है ना, 12 बजे दोनों घड़ियां का अलार्म एक साथ बजती है। दोबारा कब दोनों घड़ियां का अलार्म एक साथ बजेगी? एक 50 सेकंड का, जब भी घड़ी वाला अलग अलग समय में बजता है तो पहले क्या करेंगे, दोनों का लेंगे एलसीएम, 50 और 48 का जब एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 2, 25 बार में, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 24 और 25, 24 और 25 को गुना कर देंगे क्या चीज से, 2 से, तो 25 दूनी 50, 50 को गुना करेंगे 24 से, तो क्या आ जाएगा, दो का दो दूनी 4 और दो का दो दूनी 4, 0 0, 1200 आ गया। क्या आ गया, 1200 आ गया। ये मेरा क्या आया, ये सेकेंड है, तो जो 1200 आ रहा है ये भी क्या आ रहा है, सेकेंड में आ रहा है। हमको इसको क्या चीज में चेंज करना है, यहाँ पे देखिए घंटा में दिया गया, ये घंटा है और इधर क्या मिनट में, 12:10 ऐसे दिया हुआ, 12:12, 12:11, तो ये तो मेरा सेकंड में आ गया। तो सेकंड को हमको क्या करना पड़ेगा, मिनट में चेंज करना पड़ेगा, तो 60 से इसको डिवाइड लगा देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 दूना 12, 20 मिनट, 20 मिनट में एक बार बजेगी, तो यहाँ पे देखिए 20 मिनट में बजेगी, तो पहले तो 12 बजे बजा है, तो अब नेक्स्ट कितना बजे बजेगा, 12:20 में, 12:20, तो यहाँ देखिए 12:20, 12:10, 12:12, 12:11, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आंसर तो आपका 12:20 है और ऑप्शन में दिया नहीं है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। अगला सवाल है, एक राइफल 2520 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक गोली दागी गई तो 0.2 सेकंड के बाद गोली लक्ष्य को भेजती है, तो राइफल लक्ष्य में कितना दूर, मतलब मीटर में है ना, दूरी ज्ञात करना। तो सबसे पहले देखिए दूरी मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब देखिए यहाँ पे स्पीड कितना है, तो स्पीड है 2520, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, और टोटल कितना सेकंड लगा, टाइम कितना लग रहा है 0.2, तो 0.2 को यहाँ पे जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 2 एकम 2 और यहाँ पे 2 बचे 10, बस इसको सॉल्व करना है। ये 5 से 5 कैंसिल, ये 18 से, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 8 72, 0, 9 दूनी 18। अब यहां से देखिए 25 20, 5 18, 0 2, 2 बचे, 5 से 5 कैंसिल, 9 दूनी, सॉरी यहाँ 2 हो जाएगा ना, हम भी क्या, 9 दूनी 18। अब यहाँ से कट गया, अब यहाँ पे 2 बचा है, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौके और ये 0, 140 आ गया। क्या आ गया, 140, ये 140 क्या है, डिस्टेंस 140 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला सवाल है, 8 वर्ष में 500 रुपए और 16 वर्ष में 300 रुपए पर अर्जित कुल साधारण ब्याज 1100 रुपए हो जाता है, यदि ब्याज का दर दोनों स्थिति में, मतलब जो पहले में जो ब्याज लग रहा है 100 और दूसरे में जो ब्याज लगेगा 100, दोनों स्थिति में जो ब्याज का दर है वो समान है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तब ब्याज का दर ज्ञात करें, तो ब्याज का दर रेट निकालना है। तो सबसे पहले देखिए प्रिंसिपल, अब साधारण ब्याज वाला क्या क्या होता है, साधारण ब्याज इक्वल टू फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100, ये तो सबको पता है, नॉर्मल सा फॉर्मूला है, बस इसी फॉर्मूला पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो पहला कितना है, प्रिंसिपल मेरा दिया हुआ 500 रुपये, समय कितना है 8 वर्ष, और दर पता नहीं कितना है बटा 100, ये मेरा जो पहले ये दिया हुआ है इसका ब्याज हो गया। और दूसरा क्या बोल रहा है कि 300 रुपये पर, सॉरी 16 वर्ष में 300 रुपये पर, 16 रुपये में 300 अर्जित पर कुल साधारण ब्याज, कुल मतलब क्या, जो पहला में लग रहा है 100 और दूसरा में लग रहा है 100, दोनों में जोड़ करके साधारण ब्याज कितना होगा 1100 रुपये, तो ये पहला हो गया। और दूसरा में कितना मेरा प्रिंसिपल, तो 300 रुपया का 16% वार्षिक ब्याज के दर से, रेट पता नहीं है, तो जब दोनों का ब्याज निकालेंगे, ये दोनों का ब्याज निकल गया और ब्याज कितना दिया हुआ है 1100 रुपये, हमको तो दर निकालना है, दर ज्ञात करना है, तो यहाँ से मेरा दर निकलेगा। अभी देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 8 को जब 5 से करेंगे तो 8 पचे 40 और ये 8 प्लस ये 16 दिया, तो 16 दिया 48। अब यहाँ देखिए 48, ये क्या हो गया R, और यहाँ पे कितना है 100 और ये 0 0, तो 48 और इसको जब ऐड करेंगे तो 8 और 4 4 8, 88 क्या आ गया R आ गया, और यहाँ पे दिया 1100, तो 11, यहाँ पे R का वैल्यू पता कर लेते हैं, तो R का वैल्यू पता करेंगे तो इधर 1100 और 88 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 11 8 88, 11 एकम 11, ये 4 दूना 8, ये 25 चौका 100 और ये 2 से 25 12.5, तो दर क्या हो गया मेरा 12.5%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला सवाल है, वर्तमान में अरुण और दीपक की आयु का जो अनुपात है वो 4:3 है। 6 वर्ष के बाद अरुण का जो आयु है वो
26 हो जाएगा। तो वर्तमान में दीपक की कुल आयु ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए एक वरुण है और एक दीपक है। तो वरुण और दीपक का अनुपात कितना दिया हुआ आयु का 4x और यहाँ पे 3x। अब कह रहा है 6 वर्ष के बाद जो अरुण का आयु है वो 26 वर्ष हो जाएगा। तो वरुण का जो अभी आयु है कितना है 4x। अब इसमें से 6 वर्ष ऐड कर देंगे क्योंकि 6 वर्ष के बाद जो इसका आयु कितना होगा 26 हो जाएगा 26। इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू पता चलेगा। 6 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 4 बचेगा 4x। 6 प्लस में उधर जाएगा माइनस 26 में से 6 चला जाएगा तो क्या बचेगा 20। x यहाँ पे हमको x का वैल्यू निकालना है तो 4 इधर जा करके डिवाइड हो जाएगा। तो 20/4 बराबर x का वैल्यू कितना आ गया 5। तो हमको वर्तमान में दीपक का आयु ज्ञात करना। तो दीपक अभी जो है वो कितना है 3x। तो 3 और x का वैल्यू कितना आया 5। तो 3 × 5 = 15। तो अभी दीपक का जो उम्र है वो कितना है 15 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला सवाल, मोहन ने 8400 रुपए की एक वस्तु बेची और उसे 25% का हानि हो गया। उसे 40% लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर वस्तु को बेचनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं हम बताए थे आप सभी को जो सीपी होता है वो मेरा कितना होता है 100%। अब यहाँ पे हम मेरा 25% का हानि हो रहा है तो हम बेच कितना मेरे 25% का अगर 100 में खरीदे हैं 25% का हानि हो गया तो मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो गया। तो सेलिंग प्राइस हो गया 75%। 100 में जब 25 को माइनस करेंगे 75। लेकिन अब हमको क्या चाहिए 40% का लाभ। तो 100 में खरीदे हैं 40% का लाभ चाहिए तो हमको बेचना कितना पड़ेगा 140% में 140% बेचना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए हम बेचे कितना 8400 में। कब? जब हमको 25% का लॉस हुआ। तो ये 25% का लॉस मतलब बेच दिए कितना, जो 75% का जो वैल्यू है यही तो दिया हुआ 8400। अब बोल रहा है कि हमको बेचना है 140% में। तो 8400, ये 8400 का हमको चाहिए 140। ये 8400 किसका वैल्यू है तो 75% का वैल्यू है। तो हमेशा जो वैल्यू दिया हुआ रहता है जितना का रहता है उसको नीचे रखते हैं। तो ये 75 हो गया। तो इसको करेंगे 5 एकम 5, 2 पचे 25, 5 दूनी 10, 15 अठी 40, 3 पचे 15, 3 दूना 6, 3 अठा 24 और ये 2 0 5 का टेबल से। तो 5 का टेबल से पचे 25, 3 5 6 30 और ये 0 और इधर क्या बचा है 28। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 28 से। तो 56 को मल्टीप्लाई करेंगे 28 से, ये 0 भी रहने देते बाद में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 8, यहाँ पे देखिए आपको यूनिट डिजिट से अगर काम करना है तो 8 6 कितना होता है 48। 48 का यूनिट क्या आ गया 8 और ये एक 0 तो लगेगा तो कॉमन है आपको पता ही है। तो 8 देखिए यूनिट डिजिट किसमें है सिर्फ ए में है। ये अक्सर क्वेश्चन आते ही हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये आपको क्या करेगा टाइम टेकिंग में मदद करेगा। तो यहाँ पे पूरा सॉल्व कर देते हैं 8 6 48 के 8 हाथ में 4, 8 5 40 और 4 कितना हो गया 44, 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1, 5 दूनी 10 और 1 11, ये 0 का 0, ये 8 का 8, 4 और 2 6, 1 1 मिलकर 2 बन गया और इधर 12 68 0 सॉरी 4 2 6 1 1 2 कहाँ मल्टीप्लाई किया 48 के 8 हाथ में 4, 8 में 40 4 सॉरी 40 और 4 44 हो जाएगा है ना। तो 4 और 1 मिल करके बन जाएगा यहाँ पे 5 बन जाएगा और यहाँ पे 1 का 1 15 68 0 15 68 0 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है एक स्टील का तार एक वर्ग बनाता है जिनका क्षेत्रफल, एक स्टील का तार से एक वर्ग बनाया गया है जिसका क्षेत्रफल 484 है। यदि इस तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अब यहाँ पे देखिए वर्ग का ये जो वर्ग है जिसकी चारों भुजा बराबर होती है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 484। ए स्क्वायर का वैल्यू 484। यहाँ से हमको क्या करेंगे ए का मान पता चलेगा। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा तो 400, इधर स्क्वायर है, स्क्वायर जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 484 पे रूट चढ़ जाएगा। अब 484 किसका 22 का रूट है तो ए का वैल्यू कितना निकल गया 22। यदि अब आगे देखिए यदि इस तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। ए कितना आ गया, ये मेरा एक भुजा कितना आ गया 22। अब देखिए वर्ग का अगर हम परिमाप करें, वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का जो परिमाप होगा वो कितना होगा 4 साइड है तो 4a होता है वर्ग का परिमाप। तो 4 का वैल्यू 4 और a की जगह में क्या है 22 तो 488। ये वर्ग का परिमाप, जब भी देखिए परिमाप में चेंजिंग नहीं होता है। जो वर्ग का परिमाप है, जो वर्ग का परिमाप है वही आपका जो है ये वृत्त का परिमाप दोनों क्या होगा सेम होगा। वर्ग का परिमाप और वृत्त का परिमाप दोनों सेम होगा। वृत्त परिमाप में कभी भी कोई चेंजिंग नहीं होता। अब देखिए परिमाप से हम क्या कर सकते हैं त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो वृत्त का जो त्रिज्या परिमाप होता है वो क्या होता है 2 पाई r।
ये क्या है, वृत्त की परिमाप, जो कितना दिया हुआ है 84। तो 2, अब यहाँ पे इसके जगह पे डाटा पुट करना है, तो 2 पाई का मान क्या होता है 22/7, और आर का ही तो मान निकालना है, और इधर क्या दिया हुआ 88 बस। तो 22 दूनी 44, 44 को जब 44 का टेबल में 88, ये तो मल्टीप्लाई उधर डिवाइड हो जाएगा। तो शॉर्ट में हम कर रहे हैं, एक एक स्टेप करने से वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो कुछ आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक आपको थोड़ा पता होगा, है ना। तो 44 दूनी 88, और ये 7 यहाँ पे क्या चीज़ में डिवाइड में है, तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 7, तो 7 दूना 14 सेंटीमीटर। ये मेरा क्या निकल करके आया, तो वृत्त की त्रिज्या। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, एक फुटबॉल विक्रेता एक थोक व्यापारी 48 पेन के अंकित मूल्य पर 60 पेन खरीदता है। यदि वह इन पेनों में 5% का छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। जैसे देखिए, ये व्यापारी जो है वो 48 पेन खरीद रहा है, और 60 पेन, देखिए यहाँ पे 48 पेन के दाम पर 60 पेन खरीद रहा है। टोटल पेन खरीद कितना रहा है 60, लेकिन दाम कितना दे रहा है 48 पेन का ही दाम दे रहा है। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 12 चौक 48, 12 पचे, तो एक पेन का दाम यहाँ से मेरा निकल जाएगा 12 पचे 60। अब 5 को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5/4, 0 पन्ने 8 40। तो जो आया वो एक पेन का मूल्य कितना आ गया 0.8, 0.8। ये मेरा क्या पड़ गया, कॉस्ट प्राइस, सीपी, जितना में हम खरीदे हैं। अब बोल रहा है कि यदि वह इस पेन पर 5% का छूट देता है, कितना परसेंट का छूट देता है 5%, 5% का छूट दे रहे, तो 5% बराबर कितना हो गया, तो 5 दूनी 10, 0 20, यहाँ पे 1, तो 20 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 0.0, एक और 0 बिठाएंगे 0, 20 पचे 100, तो 0.05 इतना का छूट दे रहा है। अब हम देखिए, जैसे मान लीजिए कि मेरा एक क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पे देखिए इतना हम खरीद रहे हैं 0.5, और हम एक में से 0.5 को क्या कर रहे हैं, छूट दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो हमको पूछा कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो एक में क्या करेंगे, एक में हम घटा देते हैं, ये मान लीजिए हैं एक, जिसमें हम घटा देते हैं 0.1 में माइनस कर देंगे 0.05, इधर 0 मान लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 1, मतलब बेच कितना में रहे, तो 95 में बेच रहे हैं, 195 में, कितना में बेच रहे हैं 0.95 में बेच रहे हैं, और हम खरीदे कितना है 0.8, इधर कुछ नहीं तो 0 मान सकते हैं 0.80 में, तो हमको फायदा कितना का हो जा रहा है, मतलब 0.95 में बेच रहे हैं और 0.8 में हम क्या किए, खरीदे हैं, तो 5 का 5 और 9 में से 8 गया तो 1, तो हमको फायदा हो रहा है टोटल 0.15 का, ये मेरा हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन प्रॉफिट हमको क्या चीज़ में बताना है, प्रतिशत में बताना है, तो प्रॉफिट यहाँ पे देखिए हो रहा है 0.15 का, और नीचे हमेशा क्या आता है, तो सीपी आता है, कॉस्ट प्राइस आता है, कॉस्ट प्राइस मेरा है कितना 0.80, और यहाँ पे 8, ये 0 मान सकते हैं, 8 ये है तो ये 80 पैसा है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 2 0, ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ये 4 दूना 8, सॉरी 2 चौका 8, और यहाँ पे 2 पचा 10, 15 को जब 5 से गुना करेंगे तो 15 पचे 75 आ गया, और ये 4 से क्या करेंगे, डिवाइड लगा देंगे, तो 4 एकम 4 बचा कितना 3, ये 5 का 5, 4 8 32, कितना आ गया 32। अब पॉइंट आपको देखना क्या आ गया, कितना 18, बाकी पॉइंट के बाद वो आ जाएगा, तो 18 देखिए किस में दिख रहा है, 18 मात्र एक में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, एक छात्र जो 25% अंक प्राप्त करता है वह 15 अंक से अनुत्तीर्ण कहने का मतलब फेल हो जाता है, और जबकि एक छात्र है जो 75% अंक प्राप्त करता है और वह पासिंग मार्क्स से 35% अधिक प्राप्त करता है, तो अधिकतम संभव अंक ज्ञात करें। जैसे देखिए, एक स्टूडेंट है जो 25% अंक लाया और वह 15 अंक से फेल हो गया, तो 15 अंक अगर ये ले आता, मतलब 15 अंक अगर और उसको मिल जाता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता, ये इसका पासिंग हो गया बोल रहे। जबकि एक दूसरा छात्र है जो 75% ले आया, कितना लाया 75%, और वह जो है पासिंग मार्क्स से
35% अधिक लाया। अगर इसमें से हम 35% जो अधिक लाया है उसको कम कर देते तो ये तो ये दूसरा स्टूडेंट का पासिंग मार्क्स हो गया और ये पहला स्टूडेंट का भी क्या हो गया पासिंग मार्क्स हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे 25% का 25% रहने देते हैं और यहाँ पे 75% में से 35% को क्या करेंगे घटा देंगे। तो 5 में से 5 गया 0 और 7 में से 3 चला गया तो 4, ये 40%। प्रतिशत को एक तरफ करते हैं तो ये प्रतिशत उधर लेकर के जाते तो इधर 15 बच जाएगा और यहाँ 40% और ये 25% इधर आएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा 25%। अब देखिए 40% में इधर 15 रहेगा, 40% में 25% चला गया तो बचा कितना 15%। अब 15% का वैल्यू दिया हुआ है 15 तो हमको चाहिए 100%, टोटल तो 100 था तो यहाँ पे हमको चाहिए 100%। और यहाँ पे देखिए जो 15 दिया हुआ है वो किसका वैल्यू दिया हुआ है, 15 जो दिया हुआ है ये 15% का वैल्यू है तो ये 15 से 15 कैंसिल बचा क्या 100। तो वो जो नंबर है वो 100 नंबर, अधिकतम कितना नंबर है तो 100 नंबर, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल है एक घड़ी का सूची का मूल्य 230 रुपए है, वह 12% छूट पर बेचा जाता है तो घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। जैसे मान लीजिए कि वो एमआरपी जो दिया हुआ वो 230 रुपये, 12% छूट पर बेच रहा है तो घड़ी का विक्रय मूल्य बेच कितना मेरा, जैसे मान लीजिए कि वो 100% है, अब 12% का छूट दे दिया, 12% का छूट तो बिका कितना में 88% में। और यहाँ पे देखिए तो हमको इसका 88% का वैल्यू पता करना है तो 130 का हम निकाल लेते हैं 88% और नीचे आ जाएगा 100, ये 0 से 0 कैंसिल। अब क्या करेंगे 23 को 88 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 23 गुना 88, 8 दिया 24 का 4, हाथ में 2 दिख गया, ऑप्शन नंबर बी सही, ऑप्शन नंबर बी सही। जब आप यूनिट डिजिट से करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। फिर हम सॉल्व करते हैं, 8 दिया 24 का 4, हाथ में 2, 8 दूनी 16, 16 और 2 18, फिर यहाँ पे 4 8 और 1 1, 4 8 4 12 का 2, 8 9 1 10 का 0, हाथ में 1 1 1 2, एक यहाँ पे देखिए 0 बचा हुआ है, ये 0 तो एक अंक के बाद क्या हो जाएगा पॉइंट हो जाएगा, मतलब 220 रुपये 40 पैसा, 220 रुपये 40 पैसा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अब देखिए एक कक्षा में 16 लड़का का औसत 40 किलोग्राम है और शेष जो 8 लड़का है उसका औसत वजन 45 किलोग्राम है, तो सभी कच्चे लड़कों का औसत वजन ज्ञात करें। तो देखिए या तो आपको इसको जोड़ घटा गुना करके भी निकालेंगे, लेकिन जो सबसे बढ़िया तरीका है वो ये है, जैसे मान लेते हैं कि जो 16 यहाँ पे जो दिया हुआ है 16 बच्चे का जो स्टूडेंट है उसका जो औसत है वो 50 किलोग्राम है और शेष जो 8 है उसका औसत कितना है 45 है। तो देखिए आप देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, जो 45 और 50 ये दोनों कुछ मान लीजिए अपने हिसाब से, आप एक एवरेज मान लीजिए, एक औसत मान लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए हम मान लेते हैं वो जैसे 50 56 55 कुछ भी हम मान सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि जो वो लोग का बच्चा जो है उसका एवरेज 50 है, रियल नहीं है, मान लिए कि 50 है। अब देखिए यह बढ़ कितना रहा है, जैसे मान लेते हैं कि ये दिया हुआ है कि 16 बच्चे का जो औसत कितना है 50 है, हम माने 50, तो कितना ज्यादा है तो कुछ भी ज्यादा नहीं है, 0 50 है, इधर भी 50 है, मतलब ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो ये जो 0 आया है ना, जो 0 आएगा या आपको या फिर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, उसको क्या करेंगे, ये टोटल स्टूडेंट इसमें है कितना 16, तो 16 को क्या करेंगे 0 से गुना कर देंगे तो आएगा मेरे पास कितना 0, 0 वो भी प्लस में ना, 16 0 मेरे या माइनस में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ देखिए सेकंड में क्या बोल रहा है, जो 50 माने हैं, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है 50 से, देखिए ये कि 8 स्टूडेंट है उसका एवरेज यहाँ पे 45 दिया, लेकिन हम मान लिए 50, कितना ज्यादा मान लिए तो 5 ज्यादा है तो 5 को घटा देते हैं, -5 कर देते हैं, ज्यादा का ही करेंगे -5 कर देंगे। और ये जो -5 है कितना में होगा, तो ये -5 ये 8 स्टूडेंट में होगा, तो ये 8 स्टूडेंट को क्या करेंगे, इसका जो -5 का भरपाई है ये 8 स्टूडेंट करेगा, क्योंकि इसी में तो घट रहा है। तो 8 बचे 40 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 40, जो कि ये माइनस में है तो माइनस प्लस मिलकर के -40, कितना आ गया -40। जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस और प्लस मिलकर के माइनस बनेगा, 40 में से 0 जाएगा या आएगा तो 40 ही रहेगा, तो ये 40। अब देखिए माइनस में कितना हो गया 40 माइनस में क्यों हुआ, क्योंकि हम खुद से कोई डाटा मान लिए हैं। ये देखिए अभी हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम टेकिंग ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जब वहाँ पे कैलकुलेशन आप कीजिएगा तो आपको वहाँ पे तुरंत हो जाएगा। मेरे पास टोटल स्टूडेंट है कितना, तो 16 स्टूडेंट इधर है और 8 स्टूडेंट है कितना, तो जो -40 आया है ना वो उसका भरपाई ये स्टूडेंट करेगा, तो 16 4 20 4 24, ये 24 स्टूडेंट करेगा। 24 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो 8 तिया 24
और यहाँ पे 8 पचे 40। जब 3 को भागा लगाएंगे 5 से तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 3 आते ही रहेगा, है ना। तो 1.33 क्या आ गया माइनस। अब जो माइनस में, अगर देखिए हम माने हैं 50, अगर ये प्लस में आता तो 50 में ऐड कर देते, लेकिन माइनस में आ गए तो क्या करेंगे, 50 में घटा देंगे। क्या घटा देंगे, तो 1.33 को 50 में घटा देंगे। तो यहाँ पे 0 0 मान लेते हैं, कुछ नहीं तो 10, 10 में से 3 चला गया 7, 9 में से 3 चला गया तो 6, 9 में से 1 चला गया तो 8, और यहाँ 5, यहाँ 4 बचा 4, 48.6667 है ना। तो 48 ये 48 है ना, देखिए 48 ये आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पे घटाने में थोड़ा मिस्टेक हुआ, 8 बजे 40 यहाँ पे करेंगे 10 में से 4 चला जाएगा तो ठीक है 1.33 ठीक है। तो आपका आंसर नंबर देखिए 48 है। पॉइंट को आप उतना माइनस नहीं कीजिएगा, तो 48 क्या आ गया 48, जो कि ऑप्शन नंबर, बाकी पॉइंट में तो आएगा ही ना, इसलिए पॉइंट वाले ये वाला 48 को टिक नहीं कर दीजिएगा। अगर लगभग में बोलता तो 48 सही था, लेकिन यहाँ पे आपको पूरा डिक्लेयर किया गया है पॉइंट के बाद, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, एक खाली टंकी की क्षमता 6600 लीटर है। यदि 9 लीटर प्रति मिनट के दर से पाइप ए टंकी में पानी छोड़ा जाता है और पाइप बी जो 7 लीटर प्रति मिनट के दर से पानी बाहर निकाला जाता है, तब टंकी को भरने में कितना घंटा लगेगा। टोटल देखिए जो पानी का जो लेने की क्षमता है वो 6600 है। अब देखिए 9 के स्पीड से हम क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं, और 2 के स्पीड से क्या कर रहे हैं, बाहर निकल रहा है। तो 9 से भर रहे हैं और 7 से बाहर निकल रहा है, मतलब ओवरऑल देखें तो मेरा जो 2 के स्पीड से क्या है वो भर रहा है, 2 के स्पीड से भरा जा रहा है। तो इससे क्या करेंगे, टोटल भरने में कितना समय लगेगा, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, ये 0 0, इतना क्या लगने वाला है, तो इतना मिनट लगने वाला है। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा गया घंटा में, तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 पचा 30, 6 पचे 30 और 1 0, मतलब सॉरी हाँ ये 0, ये तो कट गया ना, ये 0 से 0 कैंसिल, 6 पचे 30 और 6 पचे 30, मतलब 55 घंटा लगने वाला, 55 घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला सवाल है, ए बी सी की दक्षता का अनुपात 4, 5 और 3 है। एक साथ कार्य करते हैं तो तीनों कार्य को 25 दिन में पूरा कर लेता है। ए और सी दोनों मिलकर 35% कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखिए टोटल ए और बी और सी का जो कैपेसिटी है काम करने का वो 4, 5 और 3, अगर मिल करके करता है तो कितना दिन लगता है। यहाँ पे देखिए सॉरी क्षमता है तो कितना स्पीड हो जाएगा, क्षमता हो जाएगा, अगर तीनों का क्षमता मिला देते, क्योंकि तीनों मिल करके ही तो काम कर रहा है, तो 4 और 5 9 और 3 12 के स्पीड से काम करेगा तो कितना दिन में होगा, 25 दिन में। तो ये मेरा टोटल काम निकल करके आ गया। अब क्या कह रहा है कि ए और सी दोनों मिलकर कार्य का 35%, तो ये टोटल कार्य है, तो टोटल कार्य का 35% निकाल लेते, ये हो गया टोटल कार्य का 35%। कौन करेगा, तो ए और सी मिलकर के करेगा, जो कि ए का स्पीड है वो 4 है और सी का स्पीड कितना है 3 है। 4 और 3 को जब ऐड कर देंगे तो 7 हो जाएगा, 7 करेगा ये कौन करेगा, 7 है ना। तो यहाँ पे 7 लिख देते हैं, ये दोनों मिलकर के कर रहा है। तो ये 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 7 का 7 और 7 पचे 35, 5 तिया 15, मतलब दोनों मिलकर के अगर 35% काम को करता है तो 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, एक व्यक्ति 5 घंटा में धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। यदि स्थिर जल में व्यक्ति का चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ज्ञात कीजिए कि वह 5 घंटा में धारा के अनुकूल दूरी कितनी दूरी तय कर सकता है। देखिए एक होता है अनुकूल और प्रतिकूल। अगर धारा के विपरीत, मान लीजिए ये नदी का धारा है, धारा के दिशा में जा रहा है, धारा इधर है और नाव उधर ही जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, धारा और मान लेते ये हमेशा जो x रहता है, x नाव की चाल रहता है, और जो y है वो y धारा की चाल। तो अगर नाव जिस दिशा में जा रहा है, धारा भी उसी दिशा में जा रहा है, दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ये क्या था, प्रतिकूल, एक ही दिशा में। लेकिन जिधर धारा जा रहा है और नाव उसका बिल्कुल विपरीत जा रहा है, तो क्या करते हैं, नाव के स्पीड में धारा के स्पीड को घटा देते हैं, और इसको बोलते हैं प्रतिकूल। प्रतिकूल ये क्या है, सॉरी
हाँ ये है अनुकूल, दिशा में जाएगा तो अनुकूल, प्रतिकूल और अनुकूल, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे सवाल आपसे पूछा गया 5 घंटा धारा के प्रतिकूल, 5 घंटा में 40 किलोमीटर जाता है, धारा के प्रतिकूल मतलब x माइनस वाई की दिशा में कितना 40 किलोमीटर जा रहा है, समय कितना लग रहा है 5, तो 1 घंटा में कितना जा रहा है 8 किलोमीटर। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो यहाँ पे जो नाव है जल में, व्यक्ति की चाल बोले नाव की चाल बोले वही है, कितना है। अब नाव में थोड़ी ना मतलब कि पानी में व्यक्ति चलेगा, जो नाव का स्पीड है वही व्यक्ति का स्पीड है, क्योंकि व्यक्ति नाव में है। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9, तो यहाँ से हम y का वैल्यू आराम से कुछ निकाल लेंगे। तो x की जगह पे 9 रखेंगे माइनस वाई, और यहाँ पे क्या आया मेरा 8, तो y को इधर ले जाते हैं तो y इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 9 है 8 इधर आएगा तो माइनस में 8 हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, मतलब धारा का जो वैल्यू है वो क्या आ गया 1 आ गया। अब बोल रहा है कि धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल मतलब धारा के दिशा में, तो 9 और 1 दोनों का स्पीड क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो 10 का स्पीड हो जाएगा, और टोटल 5 घंटा, तो 10 के स्पीड से अगर 5 घंटा चलेगा तो टोटल 50 किलोमीटर का दूरी तय कर लेगा, तो 50 किलोमीटर का दूरी जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। सवाल बहुत ही इजी रहते हैं, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। इसी बंद लंब वृत्तीय बेलन का जो आयतन है वो 462 मीटर क्यूब है, जिसकी आधार की त्रिज्या 7 मीटर है, और बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो बेलन का आयतन से हम h का वैल्यू निकाल सकते हैं, त्रिज्या तो मेरा दिया हुआ है जो कि 7 है। अब देखिए बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 462। हमसे पूछा गया है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, जो कि होता है 2 पाई आर प्लस एच। तो यहाँ से हम h का वैल्यू निकाल के इसमें बिठा देंगे, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो पाई का मान होता है 22/7, और आर का वैल्यू दिया हुआ है 7 आर स्क्वायर मतलब 7 × 7, और यहाँ पे h जिसका वैल्यू है 462। बस इसको सॉल्व करेंगे, ये 7 से 7 कैंसिल, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 7 दूनी 14, 14 तिया 42, तो h का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। बस इसको यहाँ पे बिठाना है, तो 2 के जगह में 2 रखेंगे, पाई के जगह में 22/7, और r के जगह में 7, और यहाँ पे ये r कितना है 7 और h कितना है 3, 7 और 3 को जब ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10, ये 7 से 7 कैंसिल, तो 22 दूनी 44, और ये 1 0, 420 हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का, तो 440, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला सवाल है, एक घनाभ का आयतन 3600 घन सेंटीमीटर है, यदि दो असमान फलकों का क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर और 144 वर्ग सेंटीमीटर है, तो अन्य असमान फलकों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो घनाभ का जो आयतन होता है वो L × B × H होता है, जो कितना दिया हुआ है 3600, और दो असमान फलकों का क्षेत्रफल कितना है, दो असमान, जो समान फलक नहीं है उसको असमान बोलते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं L या फिर BH, जो बेस और हाइट है जिसका क्षेत्रफल 25 है, अब कुछ भी मान सकते हैं ना, और दूसरा मान लेते हैं BH माने, तो मान लेते हैं L और H, L और B, जिसका कितना है 144। अब यहाँ देखिए B और H का अगर वैल्यू दिया हुआ है 225, तो LBH बराबर 3600 है, तो यहाँ पे BH के जगह में BH का वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से मेरा L का वैल्यू पता चल जाएगा, तो यहाँ पे L और BH के जगह पे क्या रख सकेंगे 225, और इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3600। अब यहाँ पे L का वैल्यू निकालना है, तो 225 को इधर लाएंगे, मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा, तो 3600 को डिवाइड कर देंगे 225 से, तो 5 चौका 20, 25, 5 7 35, 5 दूनी 10, 0, 9 5 45, 9 8 72, 5 16 5 80, तो L का जो वैल्यू है वो L का वैल्यू आ गया 16 आ गया। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे L और B दिया हुआ, तो यहाँ से H का वैल्यू निकल जाएगा, LB का वैल्यू कितना दिया हुआ 3600, तो यहाँ पे अगर हम LB के जगह में अब इसको पुट करके 3600 को अगर हम डिवाइड कर देते हैं LB से, जो कि 144 दिया हुआ है 144, तो 12 का 12 बार में बर का 12 बार में बार दिया 36, ये 0 0, 6 दूनी 12, 6 5 30, 5 2
25 बार में। तो ये मेरा LBH निकल करके आ गया है ना, LB तो दिया हुआ था, जो निकला वो क्या निकला, H कितना निकला, 25 निकला। अब यहाँ पे देखिए हम सिर्फ L निकाल रहे हैं और H निकाल रहे हैं, आप यहाँ पे B का वैल्यू भी आराम से निकाल लीजिएगा। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि बोला है कि असमान फलकों का क्षेत्रफल, तो असमान फलक मेरा यही है L और H, L और H, तो L और H का निकाल रहे हैं। बाकी हम वैल्यू B का भी आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन उसका जरूरत नहीं, तो क्यों टाइम वेस्ट करेंगे। तो 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, तो 16 तो कर दो इसको मल्टीप्लाई, 25 गुना 16, तो 6 25 30 का 0 हाथ में 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 5 एकम 5 और ये 2 एकम 2, 0 5 5 10, 2 3 और 1 400, कितना आ गया 400 वर्ग मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए अगला सवाल आपसे पूछा गया कि 10 पुरुष 12 महिला 7 दिन में 12,880 रुपये कमा सकती है और 15 पुरुष 6 महिला 9 दिन में 17,280 रुपये कमा सकती हैं, तो 8 पुरुष 10 महिला 15,000 रुपये कमाने के लिए कितने दिन की आवश्यकता होगी। देखिए इतना बड़ा डाटा देखने के बाद स्टूडेंट स्किप कर देता है। देखिए कितना इजी रहता है, कितना सिंपल रहता है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या कर सकते हैं, ये 10 पुरुष और 12 पुरुष, ये 12 महिला, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन दोनों में 2 है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा 2 बचे 10, 5 पुरुष और 2 इसमें से कॉमन ले लिए, कितना बचा 2 6, मतलब 6 महिला। किसी काम को कितना दिन में कर सकता है, 7 दिन में करता है, तो उसको कितना रुपये मिलता है, तो 1288 रुपये मिलता है। ये कितना मिलता है, ये मिलता है टोटल 7 दिन काम करता है, तो हमको एक दिन में कितना मिला, एक दिन का निकाल लेते हैं। एक दिन का निकालने के लिए ये 7 दिन में कर रहा है, तो 7 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको करते हैं, तो 7 एकम 7, 5 12 7 8 56, 7 चौक 28 0। ये 2 यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई में, इसको 2 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 2 9 18, 2 दूनी 4, ये 0। मतलब अब यहाँ पे सिंपल है कि 5 मेल और 6 फीमेल काम करे तो एक दिन में कितना उठाएगा 920 रुपया। सेकेंड आपसे कहा गया कि 15 पुरुष और 6 महिला 9 दिन में 17,280 रुपये काम करती, तो सेम जैसे पहला प्रोसेस किए वैसे ही कि 15 पुरुष और 6 महिला है, तो 15 और 6 में कॉमन अगर देखें ना तो 3 कॉमन नजर आ रहा है, 3 कॉमन ले लिए, तो 3 पचे 15, 5 मेल और यहाँ पे 6 फीमेल, 6 में से अगर 3 कॉमन ले लीजिए तो 3 दूना 6, 2 फीमेल को कितना रुपए मिल रहा है, तो 17280, ये मिल रहा है 9 दिन का, हमको एक दिन का चाहिए, तो एक दिन के लिए क्या करेंगे 9 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 एकम 9, 8 बच गया, 9 9 81, एक बचा, 9 दूनी 18 और 0। अब यहाँ पे 3 कॉमन लिए, 3 ये साइड क्या मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, काट देंगे, तो 3 छक 18, 3 चौका 12 और ये 0। तो यहाँ पे देखिए 5 क्या है, 5 मेल और 2 फीमेल, 5 मेल और 2 फीमेल को एक दिन में कितना मिल रहा है, तो 640, कितना 640। अब इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई, सॉरी मल्टीप्लाई में माइनस करते हैं, ये माइनस माइनस माइनस, ये 5 में से 5 गया खत्म, अब प्लस और माइनस मिलकर के माइनस, 6 फीमेल में 2 फीमेल चली गई तो 4 फीमेल, और यहाँ 920 में से 620 चला गया तो 0 का 0, 12 में से 4 चला गया तो 8, और यहाँ पर 8 में से 6 चला गया तो 2। अब फीमेल यहाँ पे निकल जाएगा, फीमेल एक फीमेल का कितना मिलने वाला है रुपए 100, तो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 4 7 28 70। अब क्या करेंगे, जो फीमेल का वैल्यू पता चल गया कितना मिल रहा है 70 से, एक फीमेल को एक दिन में 70 रुपये मिल रहा है, तो मेल को कितना मिल रहा है, तो या तो पहला या तो दूसरा, किसी में भी बिठाएंगे तो मेल का निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले में बिठा देते क्या है, 5 मेल प्लस 6 फीमेल को मिल रहा है 920, तो 5 मेल का मेल प्लस 6, एक फीमेल का वैल्यू कितना है 70, तो 6 फीमेल का कितना होगा 7 6 42, 420। डायरेक्ट यहाँ पे फीमेल के जगह पे फीमेल का वैल्यू रख के मल्टीप्लाई कर दिए, बराबर कितना है 920, तो यहाँ पे 5 मेल बराबर, अब 620 इधर प्लस में उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो यही माइनस कर देते हैं, 0 0 9 में से 4 चला गया तो 5। अब मेल का वैल्यू निकालना, एक मेल का वैल्यू, तो 5 में से 100 बार में कितना निकल गया 100, मतलब मेल को कितना मिल रहा है 100 रुपये मिल रहा है एक दिन में एक मेल को। अब सवाल आपसे पूछा गया मेल और फीमेल का तो पता कर लिए आप, अब टोटल मिलने वाला कितना है 15,000 रुपये, कितना 15,000 रुपये मिलने वाला है, किसको किसको, तो 8 पुरुष, कितना पुरुष 8 पुरुष और 10 महिला,
काम तो करना पड़ेगा ना, कितना दिन काम करना वही तो पता करना है। इतना दिन काम करेंगे तब 15,000 रुपये मिलेगा। तो 8 पुरुष काम करेगा, अरे एक पुरुष का जो एफिशिएंसी कितना निकला 100, तो 8 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 हो जाएगा। और 10 महिला और एक महीने का जो एफिशिएंसी है कितना है 7, तो 7 को 10 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 700, मतलब 8 7 1500, तो 1500 रुपये। 1500 को यहाँ पे देखिए, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 15 से 15 कैंसिल, बचा कितना 1 और ये 1 0, मतलब 10 दिन काम करेगा 8 पुरुष 10 महिला, तब जा करके ये 15,000 रुपये कमा लेंगे। आसान सवाल था लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव और थोड़ा सा माइंडेड है। थोड़ा सा अगर इसको आप दिमाग लगाते हैं या फिर आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं तो आपको गारंटी है कि आप एग्जाम में फंसेंगे नहीं। तो सवाल था, यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और किसी भी तरह से आपको अगर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।